हेडिंग है अपनी, डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में त्रिज्या के लिए व्यंजक, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें एक किसी कक्षा में नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो हमें उस कक्षा की क्या फाइंड करनी है, त्रिज्या, त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या का डेरिवेशन करना है। तो चलिए समझाते हैं आपको। यहाँ पर ये अपने लोगों ने बना ली हाइड्रोजन परमाणु की कोई कक्षा, और बीच में है ये नाभिक, बीच में क्या है बेटा, देखो एक एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की आप लोग भी कोशिश करना अच्छे से, समझ रहे हो। बीच में क्या है, नाभिक। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को लिखा जाता है, किसी भी परमाणु के नाभिक को लिखा जाता है Ze से। किससे लिखा जाता है, Ze से। किससे लिखेंगे, किसी भी अभी तो फिलहाल यहाँ पे हाइड्रोजन है, अभी बता देंगे Z का मतलब क्या है। कोई भी परमाणु हुआ उसके नाभिक को आप किससे लिखोगे, Ze से। जहाँ Z क्या है, परमाणु संख्या, Z क्या है, परमाणु क्रमांक, क्या है Z। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे Z की वैल्यू क्या रहेगी, 1, वो लास्ट में हटा दी जाएगी। फिलहाल अभी इसका जो नाभिक है उसको हम किससे शो करा रहे हैं, Ze से। और ये तो आप सभी लोग जानते हो, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, मतलब चल रहा है, गति कर रहा है इस कक्षा में, ठीक है। और एक बात और, नाभिक से, नाभिक हो गया ये, और ये क्या है, कक्षा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की नहीं, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, उस कक्षा की त्रिज्या है ये। पता नहीं कौन सी कक्षा है, पहली कक्षा है, दूसरी है, तीसरी, चौथी, पता नहीं कौन सी। तो यहाँ पे नाभिक की जो त्रिज्या है ना, वो लिखेंगे Rn से। किससे लिखेंगे, Rn, जहां पर n क्या है, कक्ष संख्या। n क्या बेटा, कक्ष संख्या। n का मान कुछ भी हो सकता है कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, पता नहीं कौन सी कक्षा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति कर रहा है, जिस चाल से गति कर रहा है, वो हम मान लेते हैं Vn। क्या, जो दौड़ रहा है ना, वो किससे दौड़ रहा है, Vn से। अच्छा एक बात और, इतनी बात समझ में आ गई, क्या क्या बातें आप लोगों ने समझ ली। यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु जो है, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ बेटा, हाइड्रोजन परमाणु, H का मतलब क्या, और यहाँ पे जो Z की वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ये बात आप लोग थोड़ा समझ लो, ठीक है। यहाँ पे Ze क्या है, नाभिक। Ze जो है वो किस चीज को शो कर रहा है, नाभिक। और जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उस कक्षा की त्रिज्या को क्या मान लिया अपने लोगों ने, Rn, ठीक है। और कितने वेग से गति, और कितनी चाल से गति कर रहा है, Vn। n क्यों लगाया, पता नहीं कौन सी कक्षा में मतलब गति कर रहा है, या फिर त्रिज्या कितनी है। क्या बात समझ में आ गई, ठीक। अब यहाँ पे एक बल लगेगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है और ये क्या है, नाभिक में कैसा आवेश है, धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, ऋणावेश है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच में एक बल लगेगा। कूलाम का नियम पढ़ा आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, प्लस और माइनस, धनावेश और ऋण, यानी कि आवेशों के बीच में लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं, या विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो वो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, लिखेंगे बेटा चित्र से, समझना चीजों को, चित्र से नाभिक और इलेक्ट्रॉन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है ना। अब ये जो बल आएगा कौन सा नियम से आएगा, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कूलाम का नियम। कौन सा नियम, कूलाम के नियम से। किसके नियम से बेटा, कूलाम के नियम से। पढ़ा है ना आप लोगों ने, मैं साइड में समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि दो आवेश है यहाँ पे Q1 और Q2, और बीच में दूरी कितनी है, बीच में दूरी r है। तो इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो उसको हम वैद्युत बल कहते हैं। क्या फॉर्मूला निकाल के आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r। क्या बात समझ में आई, r²। क्या बात समझ में आ गई। सेम प्रोसेस। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, Fe। क्या लिखेंगे, Fe लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है तो E बना दिया मैंने। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे अपने लोग, 1/4 पाई, ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जानते हैं आप लोग,
निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, इनटू अब यहाँ पे Q1 देख रहे हैं। अब यहाँ पे Q1 का काम कौन कर रहा है? ZE, तो Q1 की जगह पर लिखेंगे बेटा क्या? ZE। और Q2 का काम कौन कर रहा है? E, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं मैंने बेटा? E अपॉन में डिस्टेंस मतलब दूरी का स्क्वायर रहता है R², तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है? RN, त्रिज्या जो है वो दूरी का काम कर रही है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने RN²। क्या इतनी बात समझ में आई? थोड़ा इसको सही से लिख लेते हैं। FE बराबर, इनको इकट्ठा करेंगे तो ऊपर हम लिख सकते हैं क्या? ZE² अपॉन में लिखेंगे क्या? ध्यान से देखिए 4πε0 इंटू RN। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिया बेटा? इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा एक बात और पूछते हैं, किसी भी चीज को वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए यानी कि वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वो बल कौन सा होता है बताएंगे आप लोग? है बेटा? वो बल कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? किसी भी कण को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर, देखो इलेक्ट्रॉन कैसी गति कर रहा है? वृत्तीय गति। इलेक्ट्रॉन कैसी गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय गति कर रहा है, तो इसको वृत्तीय गति करने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। तो इस लाइन को चला लिखते हैं और देखते हैं ये, और ये वाला इसको मिलेगा कहां से? तो देखो ध्यान से यहाँ पर, चूंकि इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर गति करने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है जो कि उसे किससे प्राप्त होगा? Fe से। कौन देगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल देगा उसको अभिकेंद्र बल। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर गति करने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है जो कि उससे Fe से प्राप्त होगा। क्या बात समझ में आ गई? Fe मतलब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए जो अभिकेंद्र बल को लिखते हैं Fc से। किससे लिखते हैं? इसलिए Fc का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? Fe के। अब ये Fc में साइड में ले, आप लोगों ने अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, F बराबर mv² बटे r। पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो बस यहाँ पे C लगा देंगे और दोनों में क्या लगा देंगे? n लग जाएगा। क्या बात समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे Fc का फॉर्मूला क्या आएगा निकल के? mvn² डिवाइड में कितना? Rn। डिवाइड में कितना बेटा? Rn बराबर में क्या है? इक्वल में क्या? Fe की वैल्यू लगा दीजिए। क्या लिखा है? ZE² अपॉन 4πε0 इंटू Rn। क्या इतनी बात समझ में आई? Rn से एक पावर हो गई कट। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ठीक है। तो इधर क्या बचा है? और कुछ कटेगा भी? नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। जो बचा उसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? mvn² इक्वल टू क्या लिखेंगे इधर बेटा? जो बचा है ZE² अपॉन में क्या? 4πε0 इंटू Rn, है ना। अब एक काम करो, ये जो Rn बचा है ना, अभी इधर क्या है? डिवाइड में। इधर इक्वल के इधर लाओ तो कहाँ जाएगा? ऊपर इंटू में। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, mvn² Rn इक्वल टू कितना? ZE² अपॉन में बेटा 4πε0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने बोहर की परिकल्पनाएं पढ़ी। नील्स बोहर की परिकल्पना, कितनी परिकल्पना पढ़ी थी? 3, जिसमें कि पहली परिकल्पना के अनुसार एक फॉर्मूला आया था, तो वो यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे बेटा। चूंकि बोहर की प्रथम परिकल्पना से, बोहर की प्रथम
परिकल्पना से एक फॉर्मूला आया था कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है यानी कि MBR वो NH/2π के इक्वल होता है, NH/2π के। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, B पे क्या लगाएंगे n, R पे भी लगा दीजिए n, क्योंकि n भी कक्षा की त्रिज्या में गति कर रहा है, अभी कक्षा संख्या पता नहीं हमें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी इसका आप कर दीजिए स्क्वायर, क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। तो जब स्क्वायर करेंगे तो सभी भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, m स्क्वायर Vn स्क्वायर Rn स्क्वायर इक्वल टू इधर भी बेटा n स्क्वायर h स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4 और इधर पाई पे स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर क्या, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अपने लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड करा देंगे किससे, इक्वेशन 1 से। दो जगह कहाँ क्या चीज है, हाँ अच्छा यहाँ पे चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लीजिए 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा। बेटा ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इधर देख लीजिए जरा, यहाँ पर अभी यहाँ पर इक्वेशन 3 को डिवाइड कराएंगे किससे, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, m स्क्वायर Vn स्क्वायर और बेटा Rn स्क्वायर। डिवाइड में आइए, इक्वेशन 2 में क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, m Vn स्क्वायर Rn इज इक्वल टू, अब जो इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन 3 में, जो इसकी जो वैल्यू थी m स्क्वायर Vn स्क्वायर Rn स्क्वायर की, वो लिखेंगे क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में कितना 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसकी जो वैल्यू थी इक्वेशन 2 के हिसाब से वो लिखेंगे यहाँ पर z ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कि बहुत ही ध्यान से समझिए, सब मिक्सअप होने वाला है अभी। m से एक पावर हो गई कैंसिल, Vn स्क्वायर से Vn स्क्वायर कैंसिल, Rn से एक पावर हो गई कैंसिल, ठीक है। इधर क्या है देखिए, 4 से 4 कैंसिल, पाई से एक पावर हो गई। अभी जो बचा उसको थोड़ा सही से लिखेंगे। ऊपर क्या क्या बचा है, यहाँ पे m बचा है और क्या बचा साथ में Rn बचा है, ठीक है बेटा। इक्वल में देखिए क्या क्या बचा है, इधर ध्यान से देखिए, n स्क्वायर h स्क्वायर, और जो मैंने बोला ना इस टाइप से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये जो बट्टे के बट्टे में ये वाला एप्सिलॉन, ये कहाँ जाएगा सबसे ऊपर एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में क्या बचा, ये वाला जो पाई कहाँ आएगा नीचे, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे पाई जेड ई स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई। m को अच्छा अपने लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, NB कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक, त्रिज्या मतलब Rn, तो भाई हमें इस तरफ केवल Rn को ही रखना, बाकी सारी चीजें इस तरफ। तो m है ना इसके साथ में, तो m को आप इधर ले जाइए, तो Rn बराबर क्या मिलेगा बेटा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में लिखेंगे पाई m जेड ई स्क्वायर। अभी थोड़ा गौर से देखिए, ये जो Rn के इक्वल में लिखे हैं ना ये सब, इसमें सभी के मान अपने लोगों को पता है। देखो मैं बताता हूँ, n क्या है, कक्ष संख्या हो सकती 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक। n स्क्वायर, अच्छा इसको थोड़ा और अपने लोग बनाते हैं, Rn इक्वल टू n स्क्वायर। अच्छा ये n स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को लिखते हैं अभी पहले, तो h स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई m जेड स्क्वायर, इनको ब्रैकेट में कर देते हैं बंद इनटू। अब देखो ध्यान से, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इन सब की वैल्यू पता है आप लोगों को, कैसे, h क्या है, प्लैंक नेतांक, h क्या है, प्लैंक नेतांक की वैल्यू पता होती है ना, 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल। एप्सिलॉन नॉट का मान भी पता होता है, 8.85 गुणा 10 की पावर -12 मात्रक जो भी है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, नियतांक हो गया। पाई का भी मान वैल्यू पता होती है 22/7। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। z क्या है, परमाणु क्रमांक किसका, हाइड्रोजन का, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये सभी क्या है, नियतांक। अभी इस रिलेशन को लिखेंगे कैसे, इसकी वैल्यू नहीं पता है कि n की वैल्यू क्या है, पहली है दूसरी है तीसरी पता नहीं कौन सी, तो इसको डायरेक्टली अपने लोग लिख सकते हैं यहाँ पे Rn प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, जहाँ इनके बारे में जहाँ ये सब क्या है, जहाँ h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m जेड ई स्क्वायर बराबर क्या बेटा, नियतांक कांस्टेंट होगा। ये क्या बात समझ में आ गई, चलिए है ना। अब यहाँ पे जो रिलेशन आया है कि Rn प्रोपोर्शनल, इसको हिंदी में पूरी लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, थ्योरी में कैसे बोलेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा की जो त्रिज्या है ना, वो उसकी कक्ष संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती
ये बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा की त्रिज्या जो होती है ना, वो इसकी कक्ष संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या समझ में आ गया?